गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग? सभी अच्छे हैं। चलिए फिर से आप सभी वर्ग 8वीं में पढ़ने वाले सभी बच्चों का मुकेश सर ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत सुस्वागतम एंड वेलकम है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाग 3 ग्रामीण जीवन एवं समाज, पार्ट 3 का ग्रामीण जीवन एवं समाज, जो कि आज भाग 3 है। भाग 3 पढ़ने से पहले हम लोग भाग 2 में क्या पढ़ा था उसको हम लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने इसमें पढ़ा था महलवाड़ी व्यवस्था कि किस प्रकार से महलवाड़ी व्यवस्था जो है लागू की गई थी। उसके बाद रैयतवाड़ी व्यवस्था, तब फिर जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था के बाद जो है हम लोग पढ़े थे व्यावसायिक फसलों के बारे में हम लोगों ने जाना था। आज हम लोग जानेंगे भारत में नील उत्पादन, यानी भारत में नील उत्पादन कैसे होता था और यह किस प्रकार से अंग्रेजों के बीच में लोकप्रिय हुआ। तो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देना है कि भारत में नील की खेती जो है वो प्राचीन समय से ही चलते आ रही है। ठीक है, प्राचीन काल से ही जो है भारत में नील की खेती की जाती थी। और चूंकि नील का खेती जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में भी जो है ज्यादा होता था। यहाँ पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में ही नील की खेती का पैदावार उपजाऊ बहुत अच्छी होती थी। तो भारत भी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है, तो इसलिए यहाँ पर भी नील जो खेती है वो बहुत ही उत्तम और उच्च क्वालिटी का जो है यहाँ होता है। तो भारतीय नील की जो है उच्च गुणवत्ता के कारण, यहाँ उच्च क्वालिटी के कारण कम लागत में ही यह इसका पैदावार ज्यादा होती थी। तो इसलिए इसका जो है मांग जो है यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा मांग थी भारतीय नील का। ठीक है, बहुत ज्यादा मांग थी क्योंकि भारतीय नील जो है उसकी क्वालिटी जो है वो बहुत ही ज्यादा हाई रेंज की थी। तो यूरोपीय देशों में कपड़ों को रंगने के लिए, अब यहाँ पर देखिए कि भारतीय नील का जो है वो इस्तेमाल होता था, लेकिन यूरोपीय देशों में भी जो है कपड़ा रंगने के लिए बोर्ड नामक पौधों का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, और वो काफी फीका होता था, भारतीय जैसा उच्च क्वालिटी का नहीं था। और जब भारतीय नील जब यूरोप जाती थी तो जो बोर्ड व्यापारी होते थे उनको काफी नुकसान होता था, और इसलिए वो चाहते थे कि यूरोप के व्यापारी यह चाहते थे कि नील के आयात पर जो है पाबंदी लग जाए, क्योंकि बोर्ड जो है उतना ज्यादा चमकदार नहीं होता था, फीका होता था। इसीलिए वहां के व्यापारी जो है वो नील के आयात पर पाबंद लगाना चाहते थे। बोर्ड से मिलने वाला रंग काफी फीका होता था, जबकि भारतीय नील जो है वो काफी चमकदार होती थी। जैसा कि अभी हम बताए कि वोट से भी जो है, वोट नामक जो पौधा होता है उससे भी नील जो है बनाया जाता था, लेकिन वह काफी फीका होता था। और भारतीय नील जो है वो काफी चमकदार होती थी, इसीलिए उसकी मांग जो है यूरोपीय देशों में बहुत ज्यादा थी चमकदार होने के कारण। और इसके साथ ही साथ जो है ब्राजील में जो है, चूंकि जब नील का मांग ज्यादा होने लगा तो कुछ अन्य देशों में भी जो है वह नील की खेती की जाने लगी। जैसे ब्राजील में जो है पुर्तगाली लोग नील का खेती करने लगे, जमैका में ब्रिटिश लोग, वेनेजुएला में स्पेनिश यानी स्पेन के लोग, और सेंट डोमिनियो में जो है डोमिंगियो में फ्रांसीसी लोग जो है नील की खेती करना प्रारंभ कर दिए थे। इसके बाद देखेंगे कि 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश में, है ना, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश में यानी इंग्लैंड में जब औद्योगिकरण हुआ तो वहां पर कपड़ों का उत्पादन ज्यादा होने लगा। ठीक है, और कपड़ों का जब उत्पादन ज्यादा होने लगा तो जाहिर सी बात है कि कपास का भी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए जो है भारत में कपास का भी जो है खेती करने के लिए यहाँ मजबूर किया जाता था किसानों को, जो कि हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे। तो इसमें भी जो है औद्योगिकरण जब इंग्लैंड में हुआ तो वहां पर कपड़ों की जो है उत्पादन में काफी वृद्धि हुई, जिसके कारण कपड़ों की रंगाई के लिए भारतीय नील का जो है मांग बढ़ गया। क्योंकि उद्योग जो है, औद्योगिकरण जो है इंग्लैंड में सर्वप्रथम हुआ था, तो वहां पर जो है कपास की मांग बढ़ी, कपड़ों का उत्पादन बढ़ा। अब कपड़ों को रंगने के लिए अच्छा नील भी तो चाहिए, और यह नील कहाँ से मिलता था? अच्छी क्वालिटी का नील भारत से। ठीक है,
तो अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि नील का उत्पादन कैसे किया जाता है। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि भारत में नील उत्पादन के लिए भारतीय किस तरह से नील का उत्पादन करते थे और प्योर देसी स्टाइल में, मतलब भारतीय स्टाइल में नील का खेती कैसे किया जाता था, नील कैसे बनाया जाता था। तो अक्सर प्रायः जो है बागान मालिकों की फैक्ट्रियों के समीप ही नील गांव होते थे, जहां से नील को लाया जाता था। कटाई के बाद नील के पौधों को कारखाने में स्थित हौद में पहुंचा दिया जाता था। जब प्रायः जो यह फैक्ट्रियां होती थी वह जहां नील उत्पादन होता था जिस गांव में, उसी के समीप बनाया जाता था और यह जो है किसान लोग उसको अपने से काट के और फैक्ट्री में पहुंचाते थे। रंग बनाने के लिए प्रायः 3 हौद का इस्तेमाल किया जाता था और ये तीनों हौद जो थे उन तीनों हौद का अलग अलग काम होता था। प्रायः ये हौद जो होते थे वो एक दूसरे के ऊंचा में होते थे, जैसे एक हौद यहाँ हो गया, यहाँ पर हो गया, तो दूसरा हौद ठीक इसके नीचे, तीसरा हौद ठीक इसके नीचे, है ना। मतलब एक हौद दूसरे हौद के नीचे होता था। प्रायः 3 या 4 हौद का इस्तेमाल किया जाता था। तो पहला जो हौद होता था जिसको हम लोग क्यूनन या स्टीपर कुंड भी कहते हैं। तो इस कुंड में क्या होता था, पहला हौद में क्या किया जाता था कि पहले नील का जो पौधे होते थे उसकी पत्तियों को तोड़ लिया जाता था और तोड़कर उस पर कुंड में गर्म पानी में कई घंटों तक डुबो कर रखा जाता था। यानी पहला हौद में क्या क्या किया जाता था कि नील की जो पत्तियां होती थी उसको तोड़ लिया गया और तोड़ने के बाद जो है पहला हौद में गर्म पानी होता था जिसमें उसको डुबोकर छोड़ दिया जाता था और यह कई घंटों तक उसको छोड़ दिया जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा वो गर्म हो सके। और जैसे ही वो गर्म यानी क्यूनित होने पर वो बुलबुले वो निकलने लगता था, तब इससे यह पता चल जाता था कि अब वो पूरी तरह से सड़ चुके हैं, गल चुके हैं, है ना। अब इसके बाद क्या किया जाता था कि जो सड़ी हुई पत्तियों को बाहर निकाल दिया जाता था। यानी पहला हौद का काम यहाँ पर कंप्लीट, पत्तियों को तोड़ना है, उसके बाद उसको पहला हौद में डाल दिया, गर्म पानी में डाल दिया, उसको अच्छी तरह से कई घंटों तक वो गर्म रहा और वहां से सड़ी हुई पत्तियों को क्या किया गया, बाहर निकाल दिया गया। ठीक है। अब बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, द्रव को एक और हौद में छान लिया जाता था और जिसका काम होता था दूसरा हौद में, है ना। यानी पहला हौद में जो है पत्तियों को जो है सड़ा दिया गया, यहाँ से पत्तियों को बाहर निकाला गया। अब यह हौद को नीचे से नल होता था, नल को खोल दिया, ये दूसरा हौद में, ये पहला हौद, ये दूसरा हौद में पानी चला गया। अब दूसरा हौद को हम लोग बीटर वाट भी कहते हैं। ठीक है, बीटर वाट। घोल को लगातार हिलाया जाता था। अब यहाँ पर क्या होता था कि घोल को लगातार जो है हिलाया जाता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा घुल सके, है ना। और पैडलों से खंगाला जाता था, पैडलों से उसको चलाया जाता था और चलाने पर क्या होता था कि धीरे धीरे नील की जो पपड़ियां होती थी वह नीचे बैठ जाती थी। ठीक है, खंगाला जाता था और धीरे धीरे नील की पपड़ियां जो है नीचे जम जाती थी और उस पर साफ द्रव निकल आता था। अब द्रव को छान लिया जाता था। अब क्या हो गया कि यहाँ से पानी को ट्रांसफर कर दिया दूसरा हौद में, बीटर वाट में, और यहाँ पर जो है इसको बारंबार जो है हिलाया जाता था, खंगाला जाता था, जिससे साफ जो है पानी ऊपर आ जाती थी और जो नील का जो होता था वो नीचे पपड़ी बैठ जाता था। अब यहाँ से जो है पानी को बाहर निकाल दिया गया और ये जो नीचे वाली पपड़ी है उसको तीसरा हौद में, जिसको निथारण कुंड भी कहते हैं, उस पर जो है रखा जाता था। नीचे जमीन नील को निथोड़ कर बिक्री के लिए सुखा। अब यहाँ से जो है जो पपड़ियां बच जाती थी तो यहाँ पर निथार के रख दिया और यहाँ पर तीसरा हौद में जो है उसे बिक्री के लिए सुखाना प्रारंभ किया जाता था। तो इस प्रकार से जो है वो भारतीय नील जो है वो 3 हौदों में तैयार की जाती थी। यहाँ पर आप लोग चित्र में देख सकते हैं कि नील के पौधों को हौद तक औरतें ही ढोकर ले जाती थी। प्रायः आज हम लोग भी देखते हैं कि खेत बाड़ी का काम जो है औरतें, जैसे धान जो है ले जाना, खलियान तक पहुंचाना ज्यादातर औरतें ही करती हैं। तो उस समय भी नील के जो पौधे होते थे उसको ज्यादातर महिलाएं लोग ही जो है फैक्ट्री तक पहुंचाते थे। यहाँ पर देख सकते हैं कि हट्टा कट्टा जवान जो है वो हौद में घोल हिलाने वाला का काम होता था। यहाँ खड़ा नील मजदूर हौद के पड़े घोल को हिलाने के लिए इस्तेमाल होने वाला पैडल लिए खड़ा है।
देखिए ये पैडल है ना। और इन मजदूरों को 8 घंटे से भी ज्यादा समय तक कमर तक भरे नील के घोल में खड़े रहना पड़ता था, क्योंकि उसको वहां निथाड़ना है, उसको वहां पर जो है ये पैडल लगाते रहना है, उसको हिलाते रहना है। और इसीलिए मजदूरों को 8 घंटे तक जो है उससे भी अधिक समय तक कमर तक पानी में डुबोकर वो काम करता था। और तीसरा आप चित्र देख सकते हैं कि बिक्री के लिए तैयार नील, यहाँ आप उत्पादन की आखिरी अवस्था को देख सकते हैं। इसे दबाकर सांचे में डाल दी गई नील की लुगदी को काटकर मजदूर उन पर मोहर लगा रहे हैं। यहाँ पर देखिए मोहर लग रहा है। पीछे वाले हिस्से में एक मजदूर इन टुकड़ों को सुखाने के लिए ले जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये मजदूर जो है वो ले जा रहा है। यहाँ पर ये देखिए ये मजदूर जो है उस पर मोहर लगा रहा है कि ये किस कंपनी का है, किस जगह का बना हुआ है, ये सारा चीज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है भारत में नील की जो है वह खेती की जाती थी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। आखिर क्या ऐसा वजह हुआ कि ब्रिटेन के लोग जो है वो नील की खेती के लिए भारत पर ज्यादा ध्यान देने लगा। बच्चों अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि ब्रिटेन की बढ़ती दिलचस्पी। अब यहां पर देखते हैं कि वेस्टइंडीज और अमेरिका से ब्रिटेन पहुंचाने वाले नील की आपूर्ति अचानक बंद हो गई, जिससे ब्रिटेन के अंग्रेज परेशान हो गए और वे नील के लिए अन्य स्रोतों के लिए तलाश करने लगे। तो जब यूरोप में नील का ज्यादा मांग हो गया तो अंग्रेज लोग जो है, ब्रिटेन लोग जो है वह भारतीय नील के लिए जो है दिलचस्पी बढ़ने लगी। जब यूरोप में नील का मांग बढ़ गया तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज लोगों को मुनाफा चाहिए। तो कंपनी भारत में नील के उत्पादन बढ़ाने के लिए मार्ग प्रशस्त करने लगे, यानी नए रास्ते खोजने लगे कैसे हम नील का जो है उत्पादन भारत में करें ताकि नील के व्यापार में भारी मुनाफा कमाया जा सके। बस इन लोग का एक ही ध्येय था कि कैसे हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाएं और इसके लिए जो कर्म करना पड़े वो करेंगे। बंगाल में उत्पादित नील उत्तम क्वालिटी का होता था। याद रखिएगा बंगाल का जो नील होता था, बंगाल का नील उत्तम क्वालिटी का है ना, उत्तम कोटि का था। ठीक है, जिसकी मांग यूरोप के बाजार में सर्वाधिक थी। यानी बंगाल का जो नील था वो यूरोप में बहुत ज्यादा मांग थी। 18वीं शताब्दी के अंत तक बंगाल में नील की खेती में भारी बढ़ोतरी हुई। जब इसका मांग ज्यादा था तो जाहिर सी है कि जब मांग ज्यादा अति उच्च क्वालिटी का है तो इसका मांग भी जो है ज्यादा होने लगा, है ना। मांग में बढ़ोतरी होने लगी। अब जब मांग में बढ़ोतरी होने लगी तो क्या होने लगा, कंपनी के अफसर और व्यापारिक एजेंट नील के व्यापार में बड़ी रकम निवेश करने लगे। जब मांग ज्यादा होने लगा तो यहाँ पर निवेश के लिए भी जो है कंपनी के अफसर और व्यापारिक जो एजेंट होते थे वह ज्यादा रकम जो है वह निवेश करने लगे। कई अफसरों ने नील के व्यापार के लिए कंपनी का नौकरी तक छोड़ दिया। आप सोचिए कितना मुनाफा हो रहा था कि नील का उत्पादन के लिए जो है वह कंपनी का जो नौकरी था वो भी छोड़ दिया और नील का खेती में जुड़ गया। विदेश से भी बहुत सारे लोग भारत आकर नील के बागान लगाने में पैसे का निवेश करने लगे और विदेश से भी लोग यहाँ पर आने लगे, कहाँ, बंगाल में, और यहाँ पर जो है नील का उत्पादन निवेश करने लगे। कंपनी वैसे लोगों को कर्ज भी मुहैया करने लगी जिसके पास नील की खेती के लिए पैसे नहीं है। अब देखिए कंपनी उसको भी पैसा देने लगा जिसके पास नील उत्पादन के लिए पैसा नहीं है, उसको भी जो है कर्ज देने लगा, भाई लो तुम करो, है ना। नील के खेती के दो तरीके थे, है ना। यहां पर हम लोग देखेंगे कि नील की खेती के दो तरीके, नील की खेती के दो तरीके। पहला तरीका क्या था, तो पहला तरीका था नीच और दूसरा तरीका क्या था, वह था रेती। ठीक है, तो नीच बागान मालिक अपनी जमीन पर नील, अब नीच मतलब हो गया अपना, ठीक है, तो ये नीच पर जो है बागान मालिक जो है वो खुद अपने खेतों पर जो है वह खेती करते थे। नीच बागान मालिक अपनी जमीन पर नील का उत्पादन करते थे। जमीन कम पड़ने पर वह दूसरे जमींदारों से जमीन भाड़े पर लेकर उसमें नील की खेती मजदूरों के द्वारा करवाते थे। ठीक है, नीच के द्वारा।
निज खेती में। तो बागान मालिक जो होते थे वो अपने खेतों में करते थे, और कम पड़ गया तो दूसरे जमींदार से जो है भाड़े पर लेकर वो नील का खेती करते थे। नील की निज खेती में परेशानी। अब इसमें क्या परेशानी होने लगा, इसको हम लोग देखते हैं। नील की खेती केवल उपजाऊ भूमि पर ही की जा सकती है, ठीक है। उपजाऊ भूमि पर पहले ही काफी अधिक आबादी मौजूद थी, जिस कारण बागान मालिकों को निज खेती के लिए छोटे मोटे खेत ही मिल पा रहा था। यानी जहां पर उपजाऊ ज्यादा थी वहां पर पहले से ही जो है आबादी ज्यादा हो गई थी, तो उपजाऊ जमीन कम हो गया, और इसीलिए छोटे मोटे खेत ही जो है मालिकों को, निज मालिकों को जमीन मिलने लगा। हालांकि उन्हें नील की खेती के लिए बड़े भूखंड की आवश्यकता थी। अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए उन्होंने नील की फैक्ट्री के इर्द गिर्द पट्टे पर जमीन लेने की कोशिश की। यानी जहां पर नील का फैक्ट्री था उसी के अगल बगल पट्टे पर जो है वो जमीन लेने की कोशिश की, वहां किसानों को जमीन से हटवा दिया। इस कारण बागान मालिकों एवं किसानों के बीच टकराव की स्थिति उत्पन्न हो गई। अब जो फैक्ट्री के अगल बगल में जो खेत थे उस पर जबरदस्ती इन लोग कब्जा कर लिया, जिसके वजह से बागान मालिक और किसानों पर बीच में झड़प टकराव होती थी। बड़े बागानों के लिए काफी संख्या में मजदूरों की आवश्यकता होती थी। यह आवश्यकता उस समय अधिक होती थी जब किसान धान की खेती में व्यस्त होते थे, क्योंकि ज्यादातर किसान धान की खेती करने में लग जाते थे, जिससे वहां पर मजदूरों की संख्या में कमी हो जाती थी। इसके अतिरिक्त निज खेती के लिए बड़े पैमाने पर हल बैल की आवश्यकता होती थी। प्रति 1 बीघा जमीन के लिए 2 हल बैल चाहिए था। अगर जमीन 1000 बीघा होता तो उसे 2000 हलों की आवश्यकता होती थी। सोच लीजिए, अगर 1 बीघा जमीन है तो उसमें 1 जोड़ा बैल चाहिए, ठीक है। तो आप सोचिए अगर 1000 बीघा है तो उसमें 2000 बैल चाहिए। अब 2000 बैल का मतलब 1000 किसान मजदूर, ठीक है। तो इसमें मजदूरों की मांग ज्यादा बढ़ जाती थी। हलों की खरीदारी और उसके रख रखाव दोनों मुश्किल था। नील की खेती के समय किसान अपने हल बैल के साथ खेतों में व्यस्त होते थे। जिस समय नील की खेती होती थी उसी समय किसान जो है हल बैल के साथ अपने धान की खेती में व्यस्त हो जाते थे। तो यह परेशानी होती थी निज किसानों के साथ, निज बागान मालिकों के साथ। अब इसके बाद देखेंगे कि रैयती जमीन पर खेती। रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बागान मालिक के साथ एक अनुबंध करना पड़ता था। यानी रैयती व्यवस्था के तहत रैयतों को बागान मालिक के साथ जो है, जो बागान मालिक होते थे उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट होता था, अनुबंध होता था। अनुबंध के बाद बागान मालिक उन्हें नील के उत्पादन के लिए कम ब्याज दर पर कर्ज देते थे, ठीक है। कर्ज दे दिया। रैयतों को अपनी जमीन के 1/4 हिस्से में नील की खेती करनी पड़ती थी। 1/4 हिस्सा में, अगर इतनी बड़ी जमीन है तो उसका 1/4 हिस्सा में जो है नील का खेती निश्चित तौर पर करना है। किसान फसल उत्पादन के बाद उसे बागान मालिक को सौंप देते थे। और किसान क्या, जब इसे फसल उत्पादन हो जाता था तो उसे सौंप देते थे कि भाई लीजिए आप अपना कीजिए। किसान फसल उत्पादन के बाद इसे बागान मालिक को सौंप देते थे। उसे नील की बेहद कम कीमत मिलती थी, जिस कारण किसान कर्ज के चंगुल से नहीं निकल पाते थे। बागान मालिकों की इच्छा होती थी कि किसान अपनी सबसे अच्छी जमीन पर नील की खेती करे, और जो बागान मालिक होते थे उनकी इच्छा होती थी कि किसान जो है उस जमीन में जो सबसे ज्यादा उपजाऊ होता था वहां पर नील का खेती करे। और किसान का इच्छा था कि जो उपजाऊ जमीन था वहां पर अपना वो फसल लगावे। लेकिन किसान ऐसा नहीं कर पाते थे, क्योंकि नील की जड़ें गहरी होने के कारण वह मिट्टी की ताकत खींच लेते थे, और नील की कटाई के बाद उस भूमि पर धान की खेती सही ढंग से नहीं हो पाती थी, ठीक है। तो अब यहाँ पर एक सवाल आ गया कि जैसे अब है कि जो नील का जो जड़ होता था वो काफी गहरा तक जाता था, ठीक है। और उस ज्यादा गहरा तक जाने की वजह से वहां पर धान की खेती जो है वो सही ढंग से नहीं हो पाती थी, जिससे किसानों को काफी नुकसान उठाना पड़ता था। किसान अगर धान लगाना है तो जाहिर सी बात है कि उसमें उत्पादन कम होगा तो जो किसान कर्ज लिया है वह कर्ज उतार नहीं पाता था नील की खेती की वजह से। तो इस तरह से हम लोग देखते हैं कि नील विद्रोह का आगाज जो है वो हो जाता है, जो कि हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों को बहुत बहुत धन्यवाद।